Namaskaram. Good morning. Good morning. How's the church? Yes, sir. चलो मैं स्टार्ट करती हूँ कंपनीज एक्ट का बेसिक्स आपको पढ़ाना। एज यू नो कि पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया तो था, लेकिन उसमें मेरा आवाज ही नहीं आया रिकॉर्ड होके, तो मैं फिर से ट्राई करूंगी। जितना पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया था उतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, और मुझे ये भी देखना है कि आप लोग कितनी चीजें रिटेन कर पाए हो। मैंने पढ़ाया तो बहुत कुछ था, आप लोगों ने कितना रिटेन किया है, कितना याद रख पाए, मुझे वो भी चेक करना है। तो इसके लिए काइंड ऑफ रिविजन लेक्चर है। तो मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट 2013 करके एक एक्ट है जो पार्लियामेंट में पास हुआ था इन द ईयर 2013, जहां से कंपनीज बननी कैसी है, उनको रेगुलेट कैसे करना है, उनको क्लोज कैसे करना है, सारी चीजों का जो मिक्सचर है आपको कहाँ मिलेगा, कंपनीज एक्ट 2013 में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, सीए फर्म है, तो आपको पता है अपने ऑफिस में बहुत सारे कंपनीज इनकॉर्पोरेट होते हैं, बराबर। लेकिन जब कंपनी इनकॉर्पोरेट प्रैक्टिकली करने की बात आती है ना, तो मेरे 2-3 लोगों को छोड़कर और कोई करता ही नहीं है। नहीं करने का रीजन 2 है। एक तो आप नॉन प्रोफेशनल स्टूडेंट के बैकग्राउंड से हो। अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट होते तो फाउंडेशन में आपको इतना बेसिक नॉलेज मिल जाता है कि कैसे स्टार्ट करना होता है प्रोसेस। आपकी गलती भी नहीं है क्योंकि आप नॉन प्रोफेशनल बैकग्राउंड के हो। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपका इंटरेस्ट भी नहीं है कि हम देखें तो सही कंपनी कैसे बनती है। कभी बना के देखो, बड़ी बड़ी कंपनी, मजा आता है कंपनी बनाने के लिए। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं क्यों डर लगता है कंप्लायंस में काम करने। ऐसा नहीं है, हमको आना ही नहीं है कंप्लायंस डिवीजन में काम करने, बहुत डीमोटिवेट करते हैं सब। लेकिन जब आप लिटरली पढ़कर आओगे कंप्लायंस में काम करने के लिए, यू विल फील कि यार मतलब मजा आ गया है, मुझको पता है कि मुझको क्या करना है, मतलब ये कैसे प्रोसेस होना है। अगर मुझको नहीं पता तो मेरे पास एक बुक है जो मुझको रीड करना है, जिसमें ये लिखा है कि ये काम कैसे होता है, ये पढ़ लेंगे तो हमारा काम खलास। यस और नो? बस तो आपको पढ़ना है और आपको इम्प्लीमेंट करना है, पढ़ना है इम्प्लीमेंट करना है, पढ़ना है इम्प्लीमेंट करना है। जो पढ़ोगे वही इम्प्लीमेंट करोगे, बस आपको यही 2 चीज करनी है। अगर आप ये 2 चीज कर लोगे ना अच्छे से, तो आपको प्रोफेशनल स्टूडेंट होने की जरूरत नहीं है। एक नॉन प्रोफेशनल स्टूडेंट भी सारे ये काम कर सकता है जो मेरी कंप्लायंस डिवीजन करती है, ठीक है। इसके लिए अब कंपनी बनाने के पहले हमको ये समझना जरूरी, कंपनी होती क्या है। तो ये कंपनी क्या होती है, जब आप ये समझोगे तो कंपनी बनती कैसे है, कितने टाइप्स की कंपनी होती है, कंपनी में काम क्या क्या होते हैं, ये आगे की चीजें आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा बताया था कि कंपनी वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ, आया कहाँ से है ये वर्ड हमारे जिंदगी में। कंपनी वर्ड कहाँ से आया है, तो ये लैटिन वर्ड से आया है, जिसका 2 पार्ट होता है। कंपनी का 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है कॉम और एक होता है एक होता है क्या, पेनिस। कॉम और पेनिस होता है। तो इन दोनों वर्ड को मिला के क्या बनता है, कंपनीज एक वर्ड बनता है। कॉम का मतलब होता है टुगेदर और पेनिस का मतलब होता है ब्रेड या मील। तो मैंने क्या बताया था इसके लिए आपको, गैदर होते थे टेबल, मतलब डाइनिंग वगैरह करने के लिए, खाना पीना खाने के लिए साथ में सब लोग आते थे और अपने बिजनेस को डिस्कस करते थे कि हमने क्या किया, कैसे किया। और पहले के जमाने में बिजनेस के लिए ऐसा मेथोडोलॉजीज नहीं थी, कोई कोच नहीं था जो आपको सिखाए कि बिजनेस कैसे करते हैं। तो लोग अपने अपने हिसाब से बिजनेस करते थे, आते थे, डिस्कस करते थे कि हाँ भाई हमने ये काम किया, ये ऐसे काम किया। ये सारी चीजें हुआ करती थी एक मील के टेबल पे। इसके लिए इस कॉम प्लस पेनिस, इस वर्ड से डिराइव हुआ है कंपनीज एक वर्ड, ये ठीक है। अब इसको अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में पढ़ना है कि कंपनी होती क्या है, तो कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन का मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज होता है ग्रुप। कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन है, एक ग्रुप है। क्या ये मैंने जबरदस्ती से बनवाया है कि सब अपने मन से बनाते हैं, अपने मन से बनाते, तो वॉलेंटरी एसोसिएशन है। वॉलेंटरी मतलब अपने मन से कोई काम करना, अपनी इच्छा से कोई काम करना, उसको हम बोलते हैं वॉलेंटरी। तो ये क्या है, एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है। किनका एसोसिएशन है, किनका ग्रुप है, तो कुछ पर्सन का है। तो क्या आप लोगों ने अगर कोई ग्रुप बनाया तो क्या आप कंपनी बना सकते हो, बना सकते हो। सो ये क्या है, वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस कमिंग टुगेदर। ये क्या करने के लिए आए हैं, साथ में आए। पहले तो साथ में आना जरूरी है। अपने अपने काम करोगे तो आप लोग ग्रुप में नहीं आओगे। अगर आपको ग्रुप में काम करना तो आप सबको इकट्ठा आना जरूरी है फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। आपका एक ही पर्पस है और वो कॉमन पर्पस है, और वो पर्पस क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। कि भाई मुझको यहाँ पे आना है, आप लोगों की मदद से, एक दूसरे की मदद से एक दूसरे को क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। अर्निंग प्रॉफिट, समझ में आ रहा है आप लोगों को।
So company is a voluntary association of persons coming together for a common objective of earning profit. मतलब प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव है, पैसे कमाने के मोटिव से। महात्मा ने भी बोला ना, क्या बोला उन्होंने, एक मंत्र बताया उन्होंने, क्या बताया, ओम मनी इज गुड फॉर मी नमः, बराबर। ओ अगर आपको मतलब कुछ भी करो आप मनी इज गुड फॉर मी ऐड करते रहो उसमें, तो ये आप क्या बनाओगे, मॉडर्न वे ऑफ मेडिटेशन बनाओगे और आप फॉलो करोगे तब आप पैसे कमा पाओगे। तो देखो कितने भी पुराने जमाने के लोग हो, कितने भी छोटे लोग, कितने भी बड़े लोग, सबका एक ही मोटिव है, क्या करना है, पैसे कमाना है। आप लोग भी यहाँ क्यों बैठे हो, पैसे कमाने के लिए। मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे, पैसे कमाने के लिए। बड़े बड़े जो लोग हैं क्यों बैठे हैं यहाँ पे, सबको पैसे कमाना है, तो सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। अब पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, वो आप लोगों को ग्रुप बना के डिस्कस करके बिजनेस करना होता है, और आप फिर क्या करते हो, जनरेट, बराबर की नहीं। तो आपको ये लाइन समझ में आ रही है कि इस लाइन का मतलब क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप लोग साथ में आते हो और कोई ग्रुप फॉर्म करते हो, एक एसोसिएशन बनाते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। आगे जाके इसका एक्सपैंडेड वर्जन बताऊंगी, बहुत ही जनरल डेफिनेशन है, बहुत ही वेग डेफिनेशन है, ये क्लियर है। अब ये ऑब्जेक्टिव्स तो कंपनीज एक्ट का ऑब्जेक्टिव्स है, हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमको हमारे काम करने के लिए अभी के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, तो वी विल स्किप दैट। देखो आपको ये समझना है कि कंपनी क्या होती है। तो कंपनी क्या होती है, ये कंपनी का जो लॉ है ना उसमें डिफाइन किया जाता है कि व्हाट इज कंपनी। तो कंपनी लॉ ने बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म में डिफाइन किया कि कंपनी क्या होती है। मैं एक बार रीड करूंगी, मैं चाहूंगी आप लोग भी एक बार रीड करो इसको, और उसके बाद आपको क्या समझ में आता है ये लाइन पढ़ के आप लोग मुझे बताओगे। जो भी थॉट्स आते हैं इस लाइन को पढ़ने का आप मुझे बताओगे कि हाँ ये कंपनी होती है, ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। लाइन क्या है देखो, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी का मतलब कंपनीज एक्ट में कैसे डिफाइन किया है कि अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, सोल प्रोप्राइटर नहीं है कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल जाएगा, पार्टनरशिप भी नहीं है कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल जाएगा। तो आप कंपनी बना रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ करोगे, या तो कंपनीज एक्ट 2013 में करोगे, जितनी भी अभी नई नई कंपनीज बन रही कौन से एक्ट में बनेंगी, कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 के पहले एक लॉ था जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956, इसके पहले एक लॉ था जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 1913, फिर इसके पहले एक 18th की सेंचुरीज में क्या था, लॉ था। तो आपने किसी भी लॉ के अंदर अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया तो कंपनी क्या मानी जाएगी, कंपनी मानी जाएगी, वो एंटिटी क्या मानी जाएगी, कंपनी मानी जाएगी, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज लॉ। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी नहीं समझाया कि कंपनी क्या होती है। इनफैक्ट पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आता है कि कंपनी क्या है, ठीक है। तो उसके लिए फिर लोगों ने आगे और क्या ऐड किया, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स ऐड किए कि ओके कंपनी कंपनी है, ये कैसे समझ में आता। तो सबसे पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होना जरूरी है, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब वो प्रीवियस एक्ट भी हो सकती है, करंट एक्ट भी हो सकती है, इट कैन बी एनी कंपनी एक्ट, उसमें अगर आपका रजिस्ट्रेशन है देन योर कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस, बराबर की नहीं। अब इसके फीचर्स भी मैंने आपको बताए थे। पहला फीचर क्या था, आर्टिफिशियल पर्सन। व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन, जो नेचुरल नहीं है वो आर्टिफिशियल है। तो क्या ये रिमोट आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। किसने बनाया इसको, ह्यूमंस ने बनाया। मैं नाम नहीं पूछ रही, इन्वेंटर नहीं पूछ रही, ह्यूमंस ने बनाया ना। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल चीज है। ये क्या है, मोबाइल है, आर्टिफिशियल की नेचुरल, आर्टिफिशियल है। तो जो भी चीज इंसान क्रिएट करता है यूजिंग द टेक्नोलॉजी और यूजिंग द लॉ, वो क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। तो कंपनी भी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब ये कंपनी एग्जिस्टेंस में ऐसा मतलब थी नहीं, बनाई गई है कंपनी। कंपनी कैसे बनाई गई है, तो लॉ का हेल्प लिया है, प्रोफेशनल्स का हेल्प लिया है और फिर कंपनी बनाया है, बराबर की नहीं। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। आप और मैं आर्टिफिशियल पर्सन है क्या, हम लोग क्या है, नेचुरल पर्सन। हमको किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है। किसने बनाया है, हमको भगवान ने बनाया। तो वी ऑल आर नेचुरल पर्सन, क्योंकि हम सबके पास दो कान, दो आंख, दो हाथ, दो पैर, एक नाक, एक मुंह, सबके पास है ना। हाँ, तो हम लोग क्या है, नेचुरल पर्सन है। हम सांस ले पा रहे हैं, दैट मींस वी आर नेचुरल पर्सन। प्लांट क्या है, नेचुरल। तो हमेशा कंपनी में क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, क्योंकि वो उसके खुद वो सांस नहीं ले सकती है, चल नहीं सकती है,
उसका जन्म नहीं हुआ है अपने जैसा, है ना, उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है लॉ को यूज करके, बराबर, तो आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरा क्या पता बताया था मैंने आपको, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, और सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये तुम्हारा प्रदीप है, छोटा लग रहा है क्या, ये सागर है और ये प्रदीप है ठीक है, ये सागर है और ये प्रदीप है। ये दोनों को आइडिया आया कि बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, तो सागर को पता है आपके पास दिमाग में बहुत आइडिया चलते रहता है कि एक का दो कैसे करना है तो सागर ने प्रदीप को अपने पार्टनरशिप में लिया और बोलते हैं कि चल एक कंपनी बनाते हैं, अपन क्या बनाते हैं, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो जैसे ही जब ये लोगों ने कंपनी को रजिस्टर किया ना, तो कंपनी अलग हो गया ना, कंपनी रजिस्टर तो कंपनी अलग हो गया, और सागर और प्रदीप क्या है, अलग है। हम बोल सकते हैं क्या कंपनी इज इक्वल टू सागर, सागर इज इक्वल टू कंपनी, नहीं, ये कंपनी के केस में नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि कंपनी इज इक्वल टू सागर या प्रदीप क्यों नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। तो जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बन जाती है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। उसको एक लीगल एंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये लोगों का अलग अलग लॉ में अलग अलग रिकॉग्निशन होता है। जैसे अभी इनकम टैक्स हो गया, तो कंपनी एक पर्सन मानी जाती है, कंपनी में क्या है, पर्सन है। अब पर्सन है तो कंपनी क्या भरेगी, टैक्स भरेगी, इनकम टैक्स के मामले में। समझ में आ रहा है। तीसरा क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, मैंने ये भी बताया था, बताइए क्या होता है परपेचुअल सक्सेशन। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। अब ये सागर और प्रदीप है, ठीक है, ये सागर है और ये प्रदीप है। तुमको लगता है लोग मरेंगे कभी ना कभी जिंदगी में, अरे यही लोग क्यों, हम लोग भी तो मरेंगे ना, हम सब मरने वाले लोग हैं। हाँ, तो एक दिन अगर सागर ऐसे हो जाएगा और प्रदीप ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्या इनकी कंपनी भी फिर ऐसे सो जाएगी, मर जाएगी, नहीं ना। तो सागर रहे नहीं रहे फर्क नहीं पड़ता, प्रदीप रहे प्रदीप नहीं रहे फर्क नहीं पड़ता, उनकी कंपनी रहेगी लेकिन, बराबर। तो अभी इलिट गुरुकुल है, अपनी कंपनी है, इलिट गुरुकुल को 7 लोगों ने मिलकर बनाया है, पब्लिक कंपनी तो 7 लोग लगते हैं उसमें। तो इलिट गुरुकुल को 7 लोगों ने मिलकर बनाया, कल के 7 के 7 मर गए, कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं, कंपनी तो चलती रहेगी। लेकिन वही अगर सोल प्रोप्राइटर हुआ तो, जैसे अभी एक सागर एंड सन्स करके कंपनी, सागर एंड सन्स का बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप का, जहां पे सागर एक दुकान लगाता है और दुकान पे क्या बेचता है, वो सामान बेचता है, ठीक है। और सागर दुकान पे देखो ऐसे बैठा हुआ है, कल को सागर चला गया अगर, तो क्या उसका दुकान जाएगा, जाएगा ना, उसका दुकान बंद होगा, क्योंकि सागर का बिजनेस था वो। सागर मरने के बाद सागर का दुकान भी तो बंद ही होना है। चलो ये समझ रहे हैं आप लोगों को। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को किसने चालू किया था, धीरू भाई अंबानी जी ने। आज है वो, नहीं है ना, लेकिन कंपनी है। तो कंपनी बोलती है एक बार मैं आ गई ना दुनिया में, मतलब मेरा एग्जिस्टेंस आ गया ना, तो तुम्हारे रहने से तुम्हारे नहीं रहने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम मर भी जाओगे मैं चलेगी, जिंदा रहेगी मैं। समझ रहे आप लोगों को, ये कंपनी का एटीट्यूड है। कंपनी बोलती है जैसे मेरे को लॉ ने बनाया ना, जब तक लॉ मेरे को बंद नहीं करेगा ना, मैं बंद नहीं होने वाली हूँ। तो तुम आओगे तुम जाओगे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं चलती रहूंगी, ड्यूरासेल की बैटरी की तरह टाटा स्टील्स लिमिटेड, ये भी एक कंपनी है, किसने चालू किया था, जमशेदजी टाटा ने चालू किया था। आज वो है नहीं है, लेकिन कंपनी है उनकी, बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी नहीं बहुत बड़ी कंपनी है, ये सर नो। तो कंपनी का ये फीचर है, बेस्ट एडवांटेज है कि एक बार तुमने अगर कंपनी को स्टैब्लिश कर दिया, तुम्हारी कंपनी अगर मार्केट में चल गई ना, तो लंबा चलती है वो, फिर उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती, फिर आप रहोगे आप नहीं रहोगे उससे मैटर ही नहीं करता है, कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर। ये ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। तो मेरे रहने से मेरे नहीं रहने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी अपना काम करते रहेगी, कंपनी जिस काम के लिए बनी है ना वो काम कंपनी लाइफ टाइम तक करते रहेगी। तो एक इंसान की उम्र 150 साल नहीं हो सकती, लेकिन एक कंपनी की उम्र 150 साल से ज्यादा हो सकती है, और टाटा उसका एक एग्जाम्पल है। 100 साल से ज्यादा एक इंसान जी नहीं सकता, लेकिन एक कंपनी 1000 साल तक चल सकती है अगर उसको अच्छे से चलाई गई। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी में शेयर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, कंपनी का एक हिस्सा है। तो वो शेयर्स अगर आज मेरे पास है, कल को मुझे कंपनी में, मैं कंपनी छोड़ के जाना है, मुझको पैसे चाहिए मेरे, तो क्या मैं अपने शेयर सागर को बेच सकती हूँ और पैसे ले सकती हूँ? यस, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है कंपनी में। फिर फिफ्थ है कंपनी का कॉमन सेल। पता है अभी आप लोगों को कहीं पे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होता है, कुछ करना होता है, आप क्या करते हो, अपने साइन कर देते हो।
कंपनी भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, कंपनी बहुत सारी चीजें खरीदती है और बेचती है, तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना जरूरी है। कंपनी साइन कर सकती है क्या? कंपनी साइन नहीं कर सकती है ना, अपने तरफ तो कंपनी साइन नहीं कर सकती। तो कंपनी का क्या होता है, एक सील होता है, एक स्टैंप होता है, जिस डॉक्यूमेंट पे कंपनी का सील स्टैंप है, और कोई ऑथोराइज्ड पर्सन होता है जो बोलता है कि कंपनी के बिहाफ पे मैं साइन करूंगा, और उसका साइन होता है, तो हम बोलते हैं कंपनी ने डॉक्यूमेंट क्या किया, साइन कर दिया। तो कॉमन सील का एक कॉन्सेप्ट है। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी सूड। एंड बी सूड करके एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। स्यू करना मतलब क्या होता है, तो स्यू करना मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर केस फाइल करना। तो कंपनी एक पर्सन है, आप लोग भी एक पर्सन हो, आप लोगों के ऊपर केस फाइल हो सकता है, हो सकता है आप कुछ काट करके देखो आपके ऊपर ऐसे केस बनेंगे, केस फाइल कर सकते हो क्या? कर सकते हो ना। कंपनी के पास भी वो राइट है। अगर कंपनी के साथ गलत हुआ है तो कंपनी उस पर्सन के ऊपर केस फाइल करेगी जिस पर्सन ने कंपनी के साथ गलत किया। अगर कंपनी ने किसी के साथ गलत किया तो कंपनी के ऊपर क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो कंपनी के ऊपर केस हो भी सकता है और कंपनी केस कर भी सकती है। तो जब आप आगे जाके पढ़ोगे लॉ को और अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे केस लॉ पढ़ने के लिए मिलेंगे, जैसे कंपनी ने किसी पर्सन के ऊपर या किसी पर्सन ने कंपनी के ऊपर केस फाइल किया है। तो कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड एक फीचर है कंपनी का, बराबर रखिए। फिर उसके बाद सेवेंथ क्या है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। देखो कंपनी का मेंबर कोई और हो सकता है, कंपनी का मैनेजमेंट कोई और देख सकता है, ये मैंने आपको बताया था। तो रिलायंस का एग्जांपल है तो कि बहुत सारे शेयर होल्डर है, सबको हम डिसीजन मेकिंग पावर दे सकते हैं क्या? नहीं। तो कंपनी चल नहीं पाए, कंपनी फिर बोलेगी मैं सरेंडर कर रही हूँ, तुम लोग ले लो डिसीजन, मैं सरेंडर कर रही हूँ, बराबर की नहीं। इसके लिए कंपनी में हमेशा क्या होता है, सेपरेशन होता है कि ओनर कोई और रहेगा, मैनेजर कोई और रहेगा। जो मैनेजमेंट बॉडी है वो खाली कंपनी कैसे चलनी है, क्या काम करनी है, कब करनी है, वो सारी एक्टिविटी डिसाइड करता है। ठीक है। एक पॉइंट क्या है, वॉलेंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। आपने ऊपर ही पढ़ लिया कि आप सब लोग मिलके वॉलेंटरली साथ में आते हो कुछ काम करने के लिए, और ताकि आप क्या कर सको, उस काम को करके प्रॉफिट अर्न कर सको। यही आप लोगों का मोटिव है, इसी के लिए आप कंपनी बनाते हो। फिर है सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है। तो अगर इलीट गुरुकुल लिमिटेड ने अपने अकाउंट से कोई असेट खरीदा है तो वो इलीट गुरुकुल के बैलेंस शीट में दिखेगी। मैं मेंबर हूँ इलीट गुरुकुल की, मैं बोलती हूँ नहीं नहीं नहीं, ये असेट मैंने बोला था खरीदने के लिए ना, मेरे बैलेंस शीट में दिखनी चाहिए, असेट मेरी है। मैं बोल सकती हूँ क्या? ऐसा नहीं। कंपनी का असेट कंपनी का असेट होता है, कंपनी का लाइबिलिटी कंपनी का लाइबिलिटी होता है, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है। मेरी एसेट होती है, मेरी लाइबिलिटी होगी। कंपनी मांग सकती है क्या? वो समझ में आ रहा है? तो ये हमेशा क्या रहता है, प्रॉपर्टी का डिस्टिंक्शन रहता है। कंपनी की प्रॉपर्टी अलग, मेरी प्रॉपर्टी अलग, कंपनी की लाइबिलिटी अलग, मेरी लाइबिलिटी अलग। ये क्लियर है आप लोगों को? तो बताओ ये वैक्यूम किसका है जिसको मैं लिख रही हूँ, मेरा है कि कंपनी का है? कंपनी का है। और लास्ट पॉइंट क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, मैं कंपनी के मेंबर हूँ, अरे कंपनी का बैलेंस शीट है, कंपनी के बैलेंस शीट में लोन दिख रहा है, लोन है 10 करोड़ का, बड़ी कंपनी है, मैं एक मेंबर हूँ छोटी सी। अब कंपनी अपने पैसे पे नहीं कर पा रही है लोन जो ली थी, तो कंपनी मेरे को आके बोल सकती है कि आरती 10 करोड़ रुपए की जरूरत है हमको, जितना हो सकता है उतना दे दो तुम। नहीं बोल सकती है। मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है। कितनी लिमिटेड है? जितने का मैंने शेयर्स खरीदा है ना, मैंने बोला कि मैं इतना ही पैसा दूंगी, मैं 1 लाख रुपया दूंगी, और मैंने 1 लाख रुपया अगर दे दिया तो क्या कंपनी मुझसे 1 रुपया भी वसूल सकती है? 1 रुपया नहीं वसूल सकती। क्यों? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। मैंने जितना शेयर खरीदा है मैं खाली उतना ही पैसे दूंगी कंपनी को, उसके ऊपर 1 रुपया भी देने के लिए मैं लाइबल नहीं हूँ। तो मैंने बोला कंपनी का लोन है ना, कंपनी नहीं पे कर पा रही है, वो कंपनी और लोन देने वाले लोग जाने, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूँ, इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ। कंपनी का लाइबिलिटी होगा, मेरा लाइबिलिटी नहीं हो सकता। तो कोई आपसे 10 करोड़ रुपए मांगने भी नहीं आ सकता, कोई आपसे रिकवरी करने भी नहीं आ सकता उस 10 करोड़ रुपए की। ये क्लियर हो गया? यस। तो ये आपका कुछ मैंने बेसिक फीचर्स बताया कि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या होते हैं। तो अगर किसी भी एंटिटी में ये सारे फीचर्स आपको देखने मिलेंगे तो आप समझ जाना ये क्या है, कंपनी है। अच्छा, कंपनी के नाम में, अच्छा आजकल ना लोग पता नहीं क्यों अपने नाम के आगे कंपनी लगाना चालू कर दे। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, सागर एंड सन्स कंपनी, ये ऐसा लोग लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं। बताओ क्या ये कंपनी है? नहीं है, नहीं है। ये क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये कंपनी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा मैंने लिखा तो इलीट गुरुकुल लिमिटेड
क्या ये कंपनी है? यस, ये कंपनी है। मैंने लिखा भारतम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, क्या ये कंपनी है? यस, ये कंपनी है। क्या है? कंपनी है। मैंने लिखा इलीट गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये कंपनी है? कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तुम लोग कि ये कंपनी है कि नहीं है? हाँ, देखो, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी ना, कंपनी है लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उसके नाम के आगे क्या लिखा रहेगा? सिर्फ लिमिटेड। तो समझने का ये कंपनी है। क्लियर है आप लोगों को? प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा आगे, तो भी समझने का ये क्या है? कंपनी है, लेकिन कौन सी वाली कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। ये क्लियर है? तीसरा, भारतम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, क्या ये कंपनी है? लिमिटेड लिखा है ना, कंपनी है। कौन सी कंपनी है? फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अगर आपके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड या प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लिखा है, तो समझ जाना आप कौन सा टाइप की एंटिटी हो? कंपनी वाली। आप लोगों को तो अगर किसी ने लिखा सागर सन्स एंड कंपनी, तो बोलने का नहीं ये कंपनी है, बोलने का प्रोप्राइटरशिप। ये सर समझ रहे हैं आप लोगों को? कंपनी नहीं है। मैंने लिखा आरती विश्वकर्मा एंड कंपनी, कंपनी है ये? नहीं, ये मेरी खुद की फर्म है, कंपनी नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं, तो लीगली हाँ लिख सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप को कुछ भी अलग है। चलो, यहाँ तक क्लियर है? कळालं तुम्हाला? क्लासेस ऑफ कंपनी पढ़ा था मैंने आपको पिछली बार। हाँ, आज तुम लोग पढ़ाओगे मुझको कि क्लासेस ऑफ कंपनी क्या है। ठीक है? पहला देखो, क्लासेस का ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन किया है। एक तो लाइबिलिटी के बेसिस के ऊपर डिफाइन किया है, एक मेंबर्स के ऊपर डिफाइन किया है, एक कंट्रोल के ऊपर डिफाइन किया है, एक कैपिटल को एक्सेस कितना कर सकते हो उसके ऊपर डिफाइन किया, और लास्ट में जो इधर नहीं फिल हुआ उधर किधर जाने का, उसको किधर भेजने का? अदर कंपनी में। जिसका कोई नहीं उसका साई बाबा होता है, तो उसका इधर है, साई बाबा इधर है, तो इधर डाल के रखने का उन लोगों को। ठीक है? अब आप लोग मुझे बताओ, मैंने आपको जब पढ़ाया था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, कितने टाइप की कंपनी होती है? लाइबिलिटी लिखा है नीचे, लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। बताया था कि नहीं? कितने नालायक लोग हो तुम लोग? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी के शेयर्स है, और आप बोलते हो कि मैं एक शेयर खरीदूंगी पूरे कंपनी का, जिसका वैल्यू 10 रुपया एक शेयर का है। तो मेरी लाइबिलिटी कितनी है? 10 रुपए की। बराबर की नहीं? तो अभी ये बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या तुम लोग हो तो बताना ही पड़ेगा मुझको। मानो ये क्या है? इलीट गुरुकुल का कंपनी का शेयर कैपिटल है। इसमें मैं चेंज करूँ, सिनेरियो चेंज करूँ ताकि थोड़ा आर्टिफिशियल लगे, नहीं तो पूरा मतलब रियल डेटा पब्लिश कर दूंगी मैं। इलीट गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए कम से कम कितने लोग लगते हैं? 2 लोग लगते हैं। तो हमने 3 लोगों के साथ बनाया। ठीक है? एक है राम सर, एक है दिनेश सर, एक है जॉर्ज। तीनों लोग आ गए इधर। ठीक है? अभी इलीट गुरुकुल का जो स्ट्रक्चर है वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। ये कौन सी कंपनी है? लिमिटेड बाय शेयर्स है। मतलब इस कंपनी में क्या रहेगा? शेयर्स रहेगा, और इस कंपनी में जो शेयर्स है, जो भी शेयर होल्डर है, उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड ही रहेगी। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हाँ, तो ये इधर राम सर है, ये इधर दिनेश सर है, और यहाँ पे कौन है? जॉर्ज है। इन तीनों ने बोला कि हम इस कंपनी के शेयर खरीदेंगे। राम सर ने बोला कि मैं 80% शेयर खरीदूंगा, दिनेश सर ने बोला ठीक है मैं 15% खरीदूंगा, और जॉर्ज ने बोला वो कितना खरीदेगा? 5%। क्या कुल मिला के 100 हो रहे हैं? यस। तो राम सर ने बोला 80% शेयर, तो हमारी कंपनी में शेयर कितने हैं? खाली 1000 है। एकदम सिंप्लिसिटी। कितने शेयर है? 1000 शेयर है, और एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपया। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10 रुपया। तो राम सर को कितना पे करना पड़ेगा? तो 1000 शेयर्स का 80% सर ने लिया है, मतलब कितना होता है? 1000 शेयर्स राम सर के पास है, और एक शेयर के पीछे कितना पे करना पड़ेगा उनको? 10 रुपया। तो कितना होता है? 80,000 रुपीज होता है। तो राम सर को 80,000 देना पड़ेगा, दिनेश सर को 15,000, और जॉर्ज को कितना? 5,000 का। पूरा 1 लाख रुपया हो गया। लेकिन 1000 के शेयर्स अगर 10 रुपए के तो 80,000 होने चाहिए खाली।
अरे मेरे नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं, ये ले लिया, चलो मैं कैलकुलेशन चेंज, 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स का 80% कितना होता है, 8,000 होता है। तो यहाँ पे 8,000 शेयर के हिसाब से, यहाँ पे 5,000 शेयर्स के हिसाब से, और यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे कितना 5,000 शेयर्स के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 1,00,000 रुपया पूरा का पूरा आ गया इधर। ये समझ रहा है। अब आंसर में 80,000 रुपया दे दिया अपने कैपिटल के कॉन्ट्रीब्यूशन में, अब मैं आंसर से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा और मांग सकती हूँ क्या? नहीं। तो दिस मीन्स इट दिस कंपनी इज अ लिमिटेड बाय शेयर। जितनी आपने शेयर्स खरीदे हैं उतनी ही आपकी लाइबिलिटी है पे करने की, उसके ऊपर आपकी लाइबिलिटी नहीं है। दूसरी कंपनी क्या है? गारंटी कंपनी। गारंटी देते हो आप लोग ना, मैं गारंटी लेता हूँ कि ये लड़का बहुत सही है या लड़की बहुत सही है, लेते हो, लेकिन होता है क्या ऐसा? लोन लेने के टाइम पे भी आपको गारंटर लगता है कि अगर इसने पैसा नहीं दिया तो पैसा मैं दूंगा, बराबर की नहीं? तो गारंटी कंपनी क्या होती है? तो गारंटी कंपनी ऐसी कंपनी है, बोलती है कि ठीक है, बोलते हैं मेंबर लोग क्या बोलते हैं कंपनी के, आप कंपनी चलाना चालू करो, अपना अरेंजमेंट करो, पैसे कहाँ से लोगे, जब आपकी कंपनी बंद होने लगेगी ना, जब कंपनी आपकी कहाँ जाएगी, बंद होने लगेगी, तब मैंने जितने अमाउंट का गारंटी दिया है उतना पैसा मैं दे दूंगी। तो अगर मैंने 5 लाख रुपए का गारंटी दिया कि जब कंपनी बंद होने लगेगी, जब कंपनी डूबने लगेगी, तो मैं एज अ गारंटर मेंबर ऑफ द कंपनी में कितना पे करूंगी? आपको 5 लाख रुपया पे करूंगी। तो दिस विल बी माई लाइबिलिटी टू पे। समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और तीसरी क्या है? अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है? तुम्हारी कोई लाइबिलिटी, कोई लिमिटेशंस नहीं है। मतलब अगर 10 करोड़ की लाइबिलिटी कंपनी की है और कंपनी के पास पैसे नहीं है पे करने के लिए, तो सारे मेंबर को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, 10 करोड़ रुपए देके लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। ये समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। सो दीज आर कंपनी बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। कितने टाइप की होती है? 3। पहला लिमिटेड बाय शेयर, दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा अनलिमिटेड कंपनी। यहां तक क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। कितने मेंबर्स है तुम्हारी कंपनी में? तो मुझे बताओगे आप लोग, मैं सब छुपा दे रही हूँ। बेसिकली 3 टाइप के थे, मैंने आपको बताया था। 3 टाइप में पहला क्या था? ओपीसी। ओपीसी का फुल फॉर्म क्या है? दूसरा क्या था? प्राइवेट कंपनी। तीसरा क्या है? पब्लिक कंपनी। ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। हाँ, ओपीसी में कितने मेंबर होते हैं? कितने? इसके लिए पहले नंबर पे इसको लगाने का हमेशा। मिनिमम कितने मेंबर? मैक्सिमम कितने मेंबर? एक ही ना, 1% कंपनी, नाम में लिखा है 1% कंपनी ना, तो मेंबर कितने होंगे? एक होंगे खाली। एक क्लियर है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मिनिमम कितने मेंबर लगते हैं? 2 लोग लगते हैं। मिनिमम कितने मेंबर लगते हैं? 2 लोग लगते हैं। फिर तीसरा क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बताओ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर लगेंगे? 3 मत बोलना, 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। मिनिमम 7 लोग लगते हैं पब्लिक कंपनी को बनाने में। तो कंफ्यूजन होगा तो याद करने का इलीट गुरुकुल लिमिटेड को। इलीट गुरुकुल में कितने मेंबर हैं? 7 है। ये 8 क्यों नहीं और 5 क्यों नहीं? क्योंकि हमको मिनिमम मेंबर्स के साथ कंपनी चालू करनी थी, और मिनिमम मेंबर्स कितने हैं? 7। तो हम लोगों ने 7 मेंबर्स के साथ कंपनी चालू की। प्राइवेट कंपनी में देख लो, आप अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको ओपन करके देख लो डेटा। मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में आपको मिनिमम 2 ही मेंबर दिखेंगे, मैक्सिमम में भी 2 ही मेंबर दिखेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितने की होती है? 2 लोगों की होती है। बिना 2 लोगों के आप कंपनी नहीं बना सकते हो प्राइवेट वाली। फिर नया कॉन्सेप्ट है 1% कंपनी का, वो भी अपनी क्लाइंट लिस्ट में अगर आप देखोगे तो 1% कंपनी में खाली एक मेंबर है। कितना मेंबर है? एक ही मेंबर है जो क्या कर रहा है? पूरी कंपनी को चला रहा है। समझ में आ गया? मेंबर क्लियर है ना? किसके ऊपर बात करें? नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर की कंपनी की बात करें ना, तो 3। 1%, 2% नहीं होता है। 1% प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ये 3 क्लियर हो गए। आप डायरेक्टर की भी बात कर लेते हैं, मेंबर की बात करो, डायरेक्टर की बात करना भी अनिवार्य है। तो बताओ ओपीसी में कितने डायरेक्टर मिनिमम? 1 डायरेक्टर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 2 हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं ना, मिनिमम बोला ना, मिनिमम में 1 डायरेक्टर होना चाहिए। ओपीसी में 2 डायरेक्टर हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। क्लियर है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने डायरेक्टर? मिनिमम 2 ही। 2 मेंबर, 2 डायरेक्टर। क्या मेंबर और डायरेक्टर सेम पर्सन हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। अपनी 90% कंपनी वैसे ही है, जो मेंबर है वही डायरेक्टर है। समझ रहे आप लोगों को? तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मिनिमम कितने डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड को?
मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम का लिमिट बताया था मैंने, मेंबर की नहीं बात कर रही हूँ मैं। हाँ, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है? मिनिमम, अपने इलिट गुरुकुल में कितने डायरेक्टर है? इलिट गुरुकुल में कितने डायरेक्टर है? 3 डायरेक्टर। तो मिनिमम कितने लोग लगेंगे? 3 मेंबर लगेंगे, 3 डायरेक्टर लगेंगे। ठीक है, ये समझ रहे हैं? मेंबर 7 है, डायरेक्टर 3 है। अच्छा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? मैक्सिमम, ये क्या होता है? इनफाइनाइट है ना, अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड में कितने मेंबर हो सकते हैं? मैक्सिमम 200, मैक्सिमम 200 का लिमिट है, उसके ऊपर जाने का मैक्सिमम 200 मेंबर्स आपके हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड में। ये क्लियर हो गया? तो ये हमने क्या पढ़ा? बेस्ड ऑन मेंबर्स, 1 पर्सन कंपनी, 1 मेंबर 1 डायरेक्टर मिनिमम। यहाँ पे मैक्सिमम भी कितना है मेंबर? 1 ही मेंबर है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 मेंबर। डायरेक्टर कितने? मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर? मैक्सिमम मेंबर डायरेक्टर कितने? मिनिमम, मैक्सिमम कितने होंगे? मेरे को 20 डायरेक्टर चाहिए पब्लिक कंपनी में, कर सकती हूँ क्या मैं? यस, कर सकते हैं। खाली क्या करना पड़ेगा? मेंबर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, बस, बाकी आप कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कनेक्टेड है जिसमें सिखाया था, स्मॉल कंपनी करके कंपनी होती है। स्मॉल कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 लाख या फिर टर्नओवर मैक्सिमम 40 लाख, 4 लाख नहीं, करोड़ है। 4 करोड़ और मैक्सिमम टर्नओवर कितना? 40 करोड़ का होगा, तो आप क्या रहोगे? स्मॉल कंपनी रहोगे। 4 करोड़ से कैपिटल एक्सीड हो गया आपका, तो कैपिटल हो गया 5 करोड़। आप बताओ क्या आप स्मॉल कंपनी हो? आपका टर्नओवर हो गया 41 करोड़, क्या आप स्मॉल कंपनी हो? नहीं। स्मॉल कंपनी होने के लिए आपको आपका टर्नओवर और कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। ये क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? चलो, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया स्मॉल कंपनी। अब जिसका टर्नओवर इससे ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे? अदर देन स्मॉल कंपनी। कंपनी ज्यादा देन स्मॉल कंपनी। बिग कंपनी करके ऐसे कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं है, लार्ज कंपनी करके कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। लोग क्या कर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, याद है आप लोगों को? होल्डिंग कंपनी को और क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था होल्डिंग कंपनी के बारे में। होल्डिंग कंपनी एंड होती है सब्सिडियरी कंपनी, मैंने बताया था। होल्डिंग कंपनी को हम बोलते हैं पैरेंट कंपनी। क्या बोलते हैं? तो सब्सिडियरी कंपनी क्या होगी? चाइल्ड कंपनी। मैंने बोला था कि आपकी जिंदगी में अगर ये आप हो तो आपकी जिंदगी का मोर देन, आई थिंक मोर देन 80% ऑफ डिसीजन है वो आपके घर वाले लेते हैं, बराबर की नहीं? मतलब यू आर अंडर कंट्रोल ऑफ योर पेरेंट्स। हम सभी होते हैं, क्योंकि अपनी अभी औकात नहीं बनी कि पेरेंट्स से कंट्रोल के बाहर जाए, नहीं तो बाहर निकाल देंगे घर से वो लोग। तो आपके ऊपर अगर उनका 80% का कंट्रोल है, that means they are your holding company and you are their subsidiary company। समझ में आ रहा है? तो कंपनी के केस में कैसा होता है कि अगर यहाँ पे ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड एक कंपनी है, और यहाँ पे क्या है? बी लिमिटेड एक कंपनी है। अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का कंट्रोल अक्वायर किया है, कंट्रोल अक्वायर किया, शेयर्स हेल्ड किया, जो भी है, फॉर मोर देन 50%, कितना? मोर देन 50 नहीं, मोर देन 50%, तो बी लिमिटेड क्या मानी जाएगी? सब्सिडियरी कंपनी, और ए लिमिटेड क्या मानी जाएगी? होल्डिंग कंपनी। समझ रहे हैं आप लोगों को? ये समझ रहे हैं क्या प्रदीप? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी समझ रहे हैं लोगों को? अगर कोई एक कंपनी है जिसने किसी दूसरी कंपनी का मोर देन 50% से ज्यादा का शेयर्स हेल्ड किया या कंट्रोल है उसके पास, मतलब एक कंपनी का अपना कुछ का ज्यादा करते नहीं है, मतलब सारे डिसीजन लेने के लिए 50% से ज्यादा का रिक्वायरमेंट होता है वोटिंग का, और इनके पास पूरा का पूरा 50% से ज्यादा का होल्डिंग है, तो ये कंपनी जो डिसीजन लेगी वही इस कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं? यस। तो मतलब ये कंपनी आपको कंट्रोल कर रही है कि नहीं? ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है कि नहीं? तो बी लिमिटेड क्या बन जाती है? सब्सिडियरी कंपनी, और ए लिमिटेड क्या बन जाती है? होल्डिंग कंपनी। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अगर ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में 49% का होल्डिंग है, आप बताओ क्या बी लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है? एक ही है क्या? 49% का कंट्रोल है, अच्छा तो है।
लेकिन होल्डिंग बनने के लिए 1% और एक्स्ट्रा लगेगा, वो आपके पास नहीं है। 50% है आपके लिए होल्डिंग कंपनी बन जाएगी होल्डिंग कंपनी। कितने लोगों को हाँ लग रहा है, प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोगों को लग रहा है कि ये होल्डिंग कंपनी बन गई है? 50% का शेयर से मतलब होल्डिंग बन गई है ऐसा? कोई नहीं। मोर देन 50 बोला ना, 50 से ज्यादा होना चाहिए तो आप होल्डिंग बनते हो। तो 50.008% है, आप बन जाओगे। जनरली ऐसा होता नहीं लेकिन बन जाओगे। अगर इतना है तो 51% है तो बन गया। आप लोग समझ में आ रहा है? तो आप लोग होल्डिंग कंपनी हो और ये क्या है, सब्सिडरी कंपनी। कॉन्सेप्ट क्लियर है होल्डिंग सब्सिडरी का? वो लिखा है होल्डिंग कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी शेयर हेल्ड करते तो वो क्या बन जाती है, सब्सिडरी कंपनी। इसका डेफिनेशन से इंटरलिंक्ड डेफिनेशन है, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ। और लास्ट में क्या है, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है, अगर ए लिमिटेड है, इसको अच्छा मैं ऐसे रख देती हूँ। अगर एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड में कितना इक्वल टू मोर देन 20% का शेयर होल्ड किया है, तो वाई लिमिटेड क्या बन जाएगी, एसोसिएट कंपनी बनेगी। कौन सी कंपनी की, एक्स लिमिटेड की। समझ में आ रहा है? टू 20 मतलब 20% से चालू हो गया। अगर आपने 20% कंट्रोल होल्ड कर लिया तो 20% से लेके आगे 50% तक आप क्या माने जाओगे, एसोसिएट कंपनी माने जाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे आपका 50 क्रॉस हो गया तो आप क्या बन जाओगे, होल्डिंग बन जाओगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसके लिए क्या बोला, अगर मोर देन 20% का शेयर अगर किसी एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में होल्ड किया है या इक्वल टू 20% का शेयर होल्ड किया है तो ये कंपनी क्या मानी जाएगी, एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। देखो मेजर डिसीजन पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन एक हाँ सिग्निफिकेंट कंट्रोल है इनका भी। 20% का होल्डिंग है मतलब, या 20% का कंट्रोल है मतलब अच्छा खासा अमाउंट का आपने कंट्रोल लेके रखा हुआ है। ये क्लियर हो गया? तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। आगे बढ़े। फिर आते हैं लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। जिसके शेयर, जिस कंपनी के शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं, बिक रहे स्टॉक एक्सचेंज पे, लिस्टेड है, उसको हम बोलेंगे लिस्टेड कंपनी, क्योंकि वो कभी भी पब्लिक से पैसे ले सकती है आईपीओ एफपीओ के थ्रू में। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी क्या होगी, जिसके शेयर्स मार्केट में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है, उसको हम अनलिस्टेड कंपनी बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? और लास्ट में क्या है, अदर कंपनी। अदर कंपनी में पहला क्या है, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो गवर्नमेंट का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट या दोनों गवर्नमेंट ने मिलके किसी भी कंपनी में मोर देन 51% का शेयर होल्ड किया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। कितना होना चाहिए, मोर देन 51%। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, ये स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, और ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं, सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट का होल्डिंग। अगर 51% से क्रॉस कर गया तो आप क्या हो, गवर्नमेंट कंपनी हो। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो कहाँ पे रजिस्टर्ड होगी, इंडिया में। इंडिया में रजिस्टर्ड होगी तो इंडियन कंपनी होगी ना, नालायक को। तो फॉरेन होगी ना। तो अभी अमेजोन क्या है, इंडियन कंपनी है, यूएस की कंपनी है ना, ये इंडिया की नहीं है, फॉरेन कंपनी है। समझ में आ गया? लेकिन बिजनेस इंडिया में करते हैं ना, पैसे कमा रहे हैं इंडिया से, तो इसके लिए इसको हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे। उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी, मैंने बताया था आपको, चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए एनजीओ जो होते हैं जो फ्री में या फिर लेस प्राइस में आपको क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या है, सेक्शन 8 कंपनी है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? फिर उसके बाद डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट का मतलब होता है सोना। ऐसी कंपनी जो क्या कर रही है, खाली सो रही है, मतलब कोई एक्टिविटी कोई बिजनेस नहीं कर रही, खाली बन गई है। शायद से फ्यूचर में उसको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, फ्यूचर में शायद से काम करेगी, इसके लिए आज वो बन के बैठी है। और आरओसी को बोलती है कि आरओसी एक काम करो, मैं एक फॉर्म भरती हूँ, आप मेरे को डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर कर दो। समझ में आ रहा है आप लोगों की? मतलब इनएक्टिव कंपनी है, इसमें कोई हलचल नहीं हो रहा है। फिर निधि कंपनी तो आप लोगों ने सुना ही, अपने बहुत सारे क्लाइंट्स हैं निधि क्लाइंट्स है। तो निधि कंपनी भी एक टाइप की कंपनी है जो गरीब लोगों को या फिर जो रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ पे उनको इजिली एक्सेस नहीं होता है कैपिटल का, या लोन उनको इजिली नहीं मिलता, उनके लिए निधि कंपनी बनाई गई है ताकि वो सेविंग्स कर सके और लोन को इजिली एक्सेस कर सके। और लास्ट में है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो क्या करती है, पब्लिक्स को पैसे देती है। तो मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस और जो भी XYZ है, वो सारे लोग क्या करते हैं, आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, तो दे बिकम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ तक क्लियर है? तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है,
तो आपको याद रखना है ये वाला पार्ट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये याद रखना है। ओपीसी और ये तीनों टाइप की कंपनी याद रखनी है। होल्डिंग सब्सिडियरी ठीक है चलेगा, नहीं याद रखोगे तो भी, और यहाँ से भी अगर कुछ नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। तो 3 से 4 कॉन्सेप्ट है जो आपको याद करने, जो प्रैक्टिकली हम अप्लाई करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके लिए आपको मैंने वो फिर से एक्सप्लेन किया। एम आई क्लियर टिल नाउ? गुड। अब जो मैंने आपको पढ़ाया इधर टेबल में, उसका देखो यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन है। प्राइवेट कंपनी का भर भर के डेफिनेशन दिया है, स्मॉल कंपनी का भर भर के डेफिनेशन दिया है, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, फॉरेन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, सब मस्त में लिख के दिया है। आपको खाली पढ़ना है जाके और डाउट लेके आना है मेरे पास, अगर है तो, नहीं तो क्या फ्री वर्ड तुमको। ये ठीक है, याद रखना है। आज आपको खाली बेसिक्स ऑफ कंपनीज का आइडिया दिया हुआ है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस जो है, जो प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं, नेम रिजर्वेशन से लेके फाइनल इनकॉर्पोरेशन तक, मैं आपको कल एक स्टेप सिखाऊंगी, फिर एक स्टेप सिखाऊंगी, फिर एक स्टेप सिखाऊंगी, फिर खत्म हो जाएगा कंपनी इनकॉर्पोरेशन। फिर कंप्लायंस सिखाऊंगी, एक स्टेप सिखाऊंगी, 2 स्टेप सिखाऊंगी, 3 स्टेप सिखाऊंगी, फिर खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, तो ऐसे कर करके मैं आपको चीजें सिखाती रहूंगी।